चलिए ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। क्या शुरू करेंगे? सीडीपी। कहाँ सीडीपी? ये रहा। चलिए सवाल करिए। सवाल क्या है? सवाल ये है आपको कि बौद्धिक क्षमताएं, हेलो बॉयज गर्ल्स सुनिए, बौद्धिक क्षमताएं जो कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच, पारा संज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के क्षेत्र में के अंतर्गत आती है। कह रहा है ये कि बौद्धिक क्षमता जो भी है, चाहे वो आपको कल्पना हो बौद्धिक क्षमता में, चाहे वो क्रिटिकल थिंकिंग हो, चाहे वो मेटाकॉग्निशन हो, इन सब की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये सब कहाँ बनता है? क्या ये समाज में बनता है? नहीं। शरीर में बनता है? नहीं। नैतिक में बनता है? नहीं। कहाँ बनता है? संज्ञान में बनता है। कितना आसान है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ये तो भाई ये तकिया कलाम हर बार आता है। विकास और हर बार सिर से पैरे आता है, केंद्र से बाहर ऐसे नहीं करता। केंद्र से बाहर, केंद्र से बाहर जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ अधोगामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उधोगामी, उधोगामी या उधोमुखी। ठीक है, अंग्रेजी क्या बोलते उसको? प्रोक्सिमो डिस्टल। ठीक है, ये तो आता ही नहीं है। हर बार आएगा आपको सिर से पैर, यानी कि सेफेलोकैडल, है ना? सेफेलोकैडल आता है, हर बार यही आता है जो सर से पैर होता है। ठीक है, तो क्या बोला? विकास की सिर से पैर की दिशा में विकसित होता है। सही बात है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को बतलाता है? निरंतरता नहीं। ये क्या बोलेगा? विकास जीवन भर हमेशा होता रहेगा, ये तो है नहीं। अनुवांशिकता, जहां पे क्या है कि खानदानी गुण की बात करेगा, आंखों के रंग का बात करेगा, ये तो होगा नहीं। शीर्षगामी, ये ठीक है, सर से पैर की ओर, ये ठीक है। अधोगामी, ये होगा नहीं, केंद्र से बाहर की ओर होगा ये। ठीक है, ये होगा नहीं। आंसर क्या उसका? 2। 3 नंबर हो, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो चल रहा है क्या? प्रारंभिक विषय में, किस विषय, सॉरी वर्षों में, कौन वर्षों में? प्रारंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी संस्था बच्चों के समाजीकरण में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती है? तो कौन है जो बच्चों के किसमें समाजीकरण में प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाएगा? बच्चे का सामाजिक भूमिका 2 संस्था है, एक प्राथमिक एक द्वितीयक। एक द्वितीयक प्राथमिक जहां बच्चा सबसे पहले सीखता है, द्वितीयक जहां बच्चा बाद में सीखता है। स्कूल, खेल का मैदान, कोई संस्था, द्वितीयक, है ना? और पास पड़ोस प्राथमिक। तो स्कूल और मुद्रक संचार ये क्या प्राथमिक है? द्वितीयक है। सामाजिक संचार और कानून ये भी क्या है? द्वितीयक है। सामाजिक संचार जो भी मतलब गपशप हो या फिर कानून वगैरह हो, है ना, चाहे वो रूल्स नियम हो, वो सब क्या है? सब सेकेंडरी है। परिवार और पास पड़ोस ये ठीक है, पास पड़ोस तो ठीक है, समाज में ये सही नहीं है। समाज में जो रूल्स नियम होगा, ठीक है, कि क्या मतलब कि होना चाहिए, समाज को क्या काम करना चाहिए, उसको क्या सब द्वितीयक में आता है। सामाजिक संस्था भी होगा, सामाजिक संस्था भी द्वितीयक में आता है। सामाजिक संस्था में वो मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गिरजाघर हो गया, सब क्या है? सब द्वितीयक में हो गया। ठीक है, आंसर क्या है उसका? 1 नंबर होगा। परिवार, परिवार नॉट परिवार, परिवार चलेगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज्यादातर बच्चे संरक्षण प्रक्रिया से संस्कार करते हैं? देखिए कितना आसान है, आपको हम बताए भी थे, है ना, आपको हम बताए भी थे
कि कुछ ट्रिक दिए थे, बताए थे कि जब आपको साइन, सिंबल और इमेज होगा तो वो किस में आएगा? कंक्रीट में आएगा, है ना? हाँ हाँ वही हाँ ठीक है, ये प्री ऑपरेशन में आएगा। ये होगा आपको संक्रियात्मक अवस्था में होगा, ठीक है। और जहां बच्चा आंख, नाक, कान से या नकल कर सीखेगा वो किसमें होगा? आपको सेंसरी मोटर स्टेज में होगा, यानी ये सेंसरी मोटर में होगा। ये किसमें होगा? दूसरा में होगा, प्री ऑपरेशन में। जहां पर आपको क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, रिलेशन हो, है ना, वो किसमें होगा? आपको तीसरा में। मतलब उसका हिंदी है सबको संरक्षण, संबंध और वर्गीकरण। तीसरा में होगा। तो वही तो बात बोल रहा, संरक्षण संप्रति है। तो क्या होगा इसका आंसर? मूर्धना होगा। कितना आसान है एकदम से। जहां पर आप आदमी आंख, नाक, कान सीखेगा वो सेंसरी मोटर, पहला स्टेज। जहां साइन, सिंबल, इमेज होगा, जीववाद होगा, वो प्री ऑपरेशन। जहां संरक्षण, कंजर्वेशन, रिलेशन होगा, कंक्रीट। जहां बच्चा निगमनात्मक तर्कना करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग कर लेगा, जटिल समस्या को सीख लेगा, वो फॉर्मल में होगा। आसान है समझे उसका। क्वेश्चन नंबर 5। जीन पियाजे के सिद्धांत अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है? देखिए आपको बताए थे द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन, है ना, एडेप्टेशन का प्रोसेस बताए थे। पहले क्या होगा आपको? पहले आपको एसिमिलेशन होगा, है ना। अब है क्या कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्कीमा में बैठ रहा है, बिल्कुल बैठ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो एसिमिलेशन है ना। जब वो चीजें माइंड में बैठ नहीं रहा, जो चीज आपने देखा वो आपके स्कीमा से मैच नहीं कर रहा, आपके स्ट्रक्चर से, जो माइंड का उससे मैच नहीं कर रहा है, तो वहां क्या आपको, वहां क्या पैदा होगा? असंतुलन। क्या पैदा होगा वहां पर? असंतुलन। फिर यहाँ पर सवाल होगा, फिर सवाल के माध्यम से फिर आप उसको मॉडिफाई करेंगे, किसको? स्कीमा को, वो स्ट्रक्चर को। वो क्या होगा? आपको एकोमोडेशन होगा। और जब वो फिर माइंड मतलब फिट बैठ जाएगा तो क्या होगा? वो फिर संतुलीकरण हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा। फिर वो होगा कि नहीं होगा? वे बोल रहा है जीन पियाजे के सिद्धांत अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है? किसे द्वारा होता है? संतुलीकरण के द्वारा होता है, ठीक है। क्या समझ में आया बात आपको? इसी के थ्रू है। तो ये आपको ये सब जो है एसिमिलेशन, असंतुलन, एकोमोडेशन, संतुलीकरण, सब किसका पार्ट है? सब आपको एडेप्टेशन का पार्ट है, ठीक है। और कहीं कहीं पे ये होता है, कहीं कहीं पे आप देखते होंगे, कहीं पे ये होगा खाली एसिमिलेशन होगा, एकोमोडेशन होगा और इक्विलिब्रेशन होगा, ओनली संतुलन होगा, बस 3 चीज होगा। ये असंतुलन देता नहीं कहीं पे, ठीक है। कहीं कहीं पे चारों होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि भाई जब यहाँ पर नहीं बैठ रहा है, बदलाव कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर असंतुलन होना चाहिए, है ना। यही आपको माइंड में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर बदलाव करने के बाद तब ना होगा संतुलन बैठेगा अंतिम में, ये आपके माइंड में आ रहा होगा। ये भी ठीक है, कहीं पे 4 तो कहीं पे 3 आता है, लेकिन दोनों बात साथ में तो नहीं ना है, संतुलन से साथ में नहीं ना है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सवाल कीजिएगा आप लोग। आप लोग सवाल क्या नहीं करते हैं, खाली घून है, सुन रहे चुके। निम्न में से किसने प्रस्तावित किया कि हमारी विशेष मानसिक संरचना, हमारा जो है विशेष जो है मानसिक स्ट्रक्चर जो है और प्रक्रिया को हमारी दूसरों से होने वाली पारस्परिकता, दूसरे से मतलब कि हमारा जो है मानसिक संरचना जो है और हमारी क्रिया जो है वो दूसरे से होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जाता है। मतलब दूसरे में होने वाली पारस्परिकता बोलते हैं, अंतःक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अंतःक्रिया बोलते हैं। तो इसमें ढूंढा जाता है। ये बात कौन बोल रहा है आपको? लेवाडिगोस्की भी बोलेगा, यही बोलेगा। ये खाली जो है बहुबुद्धि का बात बोलेगा, ये जो आपको नैतिकता का बात बोलेगा, ये खाली संज्ञान का बात बोलेगा, है ना। परस्पर क्रिया की बात कौन बोलेगा? यही बोलेगा। यही तो है पारस्परिकता, लेवाडिगोस्की। यानी सीडीपी में आप लोग का नंबर अच्छा खासा आया था क्या? सीडीपी में कम से कम आपको 25 नंबर आना चाहिए। 25 से कम आ रहा है फिर दिक्कत है।
लेव वाइगोट्स्की ने निम्न में से किसे अधिगम के सुसाधन में महत्व माना है? अधिगम के सुसाधन में, अधिगम के सीखने में, अधिगम को बेहतर बनाने में लेव वाइगोट्स्की किसको महत्वपूर्ण माना है? संस्कृति उपकरण, सही बात है। सामाजिक अलगाव, अलगाव नहीं, जुड़ाव, जुड़ाव होगा। इनाम दंड नहीं, कोहलबर्ग का बात बोल रहा है। पुनरावृत्ति अभ्यास नहीं, ये थॉर्नडाइक का बात बोल रहा है। ठीक है, ये सॉरी स्किनर का बात बोल रहा है ना। तो क्या होगा आंसर? अलगाव, अलग अलग होना, हाँ जुड़ा होना चाहिए। हाँ, क्योंकि देखिए सामाजिक बच्चे में कब आएगा? जब बच्चा दूसरे से जुड़ेगा, बातचीत करेगा, बैठेगा, तब ना होगा। अलगाव में क्या होगा? क्या नहीं होगा। आप टेस्ट में आते हैं? आप टेस्ट में कहाँ देखा? टेस्ट में परसों काहे ना आते हैं? गलत कर रहे हैं। शाम वाला बच्चा का आप लोग को आइडिया नहीं है। शाम वाला बच्चा से आप लोग को पल्ला नहीं पड़ा, आइडिया नहीं है। वो करवाएंगे किसी दिन, बहुत आगे है वो लोग, मल्टी टैलेंटेड है लोग। लॉरेंस कोहलबर्ग, कौन कोहलबर्ग? लॉरेंस कोहलबर्ग। नहीं भाई, हकीकत हाँ, मैं सही बोलता हूँ। चलिए, क्या बोले? नहीं नहीं, हम हकीकत ही बोलते हैं। चलिए सुनिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार। अच्छा, कट रहा है क्या? चलिए ठीक है। हेलो सुनिए, हेलो सवाल सुनिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, बच्चे किस चरण पर, मतलब कि लॉरेंस कोहलबर्ग सिद्धांत है नैतिकता का, उस सिद्धांत में बच्चे किस चरण पर स्वयं एवं दूसरे के कार्यों को आंकते समय जैसे को तैसा तक देता है? बच्चे तरीके बताया था, तो है बताइए। जैसे को तैसा, ये जो है जैसे का मतलब अदला बदली की भावना, अदला बदली, अदला बदली की भावना, ठीक है। एक्सचेंज जो है वो किस में होगा? वो होगा इसका सबसे पहला स्तर जो है वो है पूर्व परंपरागत नैतिकता का स्तर, है ना। तो पूर्व परंपरागत नैतिकता का स्तर का दो स्टेज है। एक है आपको दंड और पुरस्कार अभिविन्यास। दूसरा क्या है आपको? यांत्रिक अभिविन्यास, है ना, अभिविन्यास, इंस्ट्रूमेंटल जो है ये है, ठीक है। तो यही इसमें क्या है, दंड पुरस्कार में क्या है? बच्चा कोई भी काम जो है पुरस्कार पाने के लिए, मार से बचने के लिए करेगा, यहाँ पर बच्चा ये काम करेगा। और यांत्रिक इंस्ट्रूमेंटल में क्या है कि यहाँ पर बच्चा जो कोई भी काम करे वो अदला बदली भावना से। मान लिया आपको वो, जैसे मान लिया आप बाहर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, आपको चाबी हेलमेट लगा दे रहा है, क्यों? ताकि उसका आप दुलार कीजिए या कुछ दीजिए उसको, चॉकलेट वगैरह, है ना। आप जब कहीं से आते हैं तो आपके के लिए वो मतलब कि दौड़ते हुए आता है या पानी जो भी हो, ठीक है। या फिर वो किसी बच्चा को कुछ देता है बदले में, देखते हैं अगर मान लीजिए एक बच्चा चॉकलेट लिया हुआ और वहां पे कोई बच्चा कुछ लिया हुआ है तो वो तो देगा, लेकिन उसका ध्यान उसके उस पर है, ऐसे देर ध्यान वहां पर है, उससे फिर वो लेना चाहता है वो। तो इस अवस्था में क्या होता है? अदला बदली भावना होगा। इसका आंसर क्या होगा आपको? ये तो होगा यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण। अच्छा क्या है? अच्छा लगे में यहाँ पर बच्चा जो है हाँ दिखावे के लिए समाज के सामने में अच्छा काम करेगा, मतलब कि अपने आप दिखाने के लिए, मतलब कि कुछ ऐसा काम करेगा जो उसका वाहवाही हो, ठीक है। सामाजिक ये सामाजिक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पर ये है कि जो समाज में रूल्स नियम बन गया है वो गलत हो या सही हो उसको बच्चा फॉलो करेगा। सामाजिक समझौता भी यहाँ पे क्या है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर इसका हिंदी गलत होगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी रूल्स नियम अगर 90% लोगों को फायदा पहुंचा रहा है तो वो ठीक है, वरना वो गलत है। तो देखिए आप जब शुरू में जब यहाँ कोर्स कर रहे थे उस टाइम में हम कितना बार समझाए थे, तो उस टाइम में कुछ बात समझ में आया था, कुछ बात समझ में नहीं आया था, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आप पूरा बात समझ में आएगा था। उस टाइम कितना हार्ड बात है भाई, क्या बोला, क्या 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 इस कर रहे थे, अभी कितना आसान लग रहा है।
है कि नहीं? तो सोचिए कि अभी क्या बोले? हाँ तो देखिए, सोचिए, हेलो, आप लोग गौर फिक्र कीजिए, 7 गो OTS हुआ है, 35 होना है, कितना बाकी है अभी? 28 बाकी है, 28 बाकी है। अगर बच्चा, हम तो यही बोलते हैं, जो बच्चा OTS में डिस्कस में आ जाए और जितना हम बोले था उतना पढ़ ले, वो रिजल्ट टूट नहीं सकता है। अब यहाँ बच्चा डिस्कस में आता ही नहीं, कोई बच्चा OTS में, कोई बच्चा यहाँ खाली OTS में आएगा, कोई खाली डिस्कस में आएगा, और यहाँ पर कुछ बच्चा जो दोनों में आता है। अब देखिए, इसमें से बहुत सा बच्चा जो OTS में घर पे देगा OTS, खाली डिस्कस में आता है वो। कुछ बच्चा जो है खाली OTS देगा, वो डिस्कस नहीं सुनेगा, बोले नहीं हम तो कर ही लेते हैं आपसे। दोनों गलत कर रहा है, ठीक है? कमजोर नहीं है। अरे भाई, जो चीज का हम टेस्ट ले रहे हैं वो चीज समझा रहे तो वही ना रिलीवेंट है। टेस्ट दे दिया, समझ में किए उसका आंसर क्या नहीं है, वो बेकार है टेस्ट देना। और जो बच्चा घर पे टेस्ट दे रहा है उसका भी बेकार है। घर पे तो कोई भी टेस्ट दे देगा, यहाँ पर टेस्ट देख लीजिए तब समझ में आएगा आपको। एक मजा भी आता, पढ़ने का जो जुनून भी आता। क्लास छोड़ दिए तो पढ़ाई मन करेगा? ऑनलाइन क्लास है। ऑनलाइन क्लास किसके लिए है? ऑनलाइन क्लास उसके लिए है जो बच्चा एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया, किसी वजह से रिजल्ट नहीं हुआ, अब वो थोड़ा बहुत यूट्यूब पे देख लीजिए, रिजल्ट आपका हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा पहली दफा आ रहा है, उसको हर हाल में ऑफलाइन कोर्स करना ही पड़ेगा। यूपीएससी बीपीएससी में ऑनलाइन से नहीं होता है। यूपीएससी में ऑनलाइन से होता है क्या? नहीं, वहां आपको प्रैक्टिस सेट जाकर मारना पड़ेगा, वहां लिखना पड़ेगा, राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऑफलाइन जाकर सर का कंसेप्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन में जो है पढ़ाते हैं, ऑफलाइन में एक कंसेप्ट को 4 घंटा बताया जाता है। ऑनलाइन में देख पाइएगा? नहीं, मजा नहीं आएगा ऑफलाइन में। इसीलिए जो भी एग्जाम है उसके लिए ऑफलाइन आज भी रिलेवेंट है। ऑनलाइन से भाई थोड़ा बहुत उसको नॉलेज को मॉडिफाई करने के लिए, कुछ और थोड़ा सा मजीद खुलासा करने के लिए, उसके लिए है, ठीक है? यहाँ बच्चा समझता नहीं है। चलिए, ठीक है, तो इसका ये तो हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर 9, एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थी को किस लिए प्रेरित किया जाता है? तो कक्षा कैसा है? संरचनावादी है। तो इसका मतलब आपको हम बताए भी है, संरचनावादी मतलब ये हुआ कि कक्षा को टीचर जो है वो रचा है, गढ़ा है पॉजिटिव इन्वायरमेंट में, ताकि बच्चा का लर्निंग हो, सीखना हो। तो अन्वेषण का सीखने में, सही बात है, हाँ बिल्कुल। संरचनावादी मतलब बाल केंद्रित कक्षा, वहां बच्चा खोज कर सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग, अच्छी बात है। बाह्य पुरस्कार नहीं होगा, आंतरिक मोटिवेशन होगा। तो एक संरचना वाली क्लास में कोई बच्चा कोई चीज को पाने के लिए पढ़ेगा क्या? किस इलाज से पढ़ेगा? ऐसा नहीं है। निष्क्रिय अनुसरण द्वारा मतलब इनएक्टिव, ये भी सही क्या? नहीं है। रट कर है क्या? नहीं। भाई ये जो सवाल है ना, सवाल नहीं हलवा है। ये वैसा हलवा है जो बना भी दिया है और मुंह में डाल भी रहा है, इतना आसान, खाली आपको मुंह चलाना है। सवाल में मजाक है ये। अभी हेलो 7 OTS से मजाक लग रहा है, 15 OTS में क्या हाल होगा? सब सवाल को ना लाख से उड़ा दीजिएगा आप लोग। नहीं है, मैं सही बोल रहा हूँ। आप इमेजिन कीजिए पहला OTS का, पहला OTS से आप 7वां OTS से कंपेयर कीजिए, कितना का चेंजिंग आया है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे की निजी वाक क्या है? उनकी अग्रवर्ती सोच है। नहीं, क्या बोला है? बोला क्या? निजी वाक जो है, प्राइवेट जो बेकार है, कुछ नहीं है, ईगोसेंट्रिक है और कुछ नहीं है। लेकिन ले वाई क्या बोले? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, ये बच्चों को काम करवाने का एक तरीका है, बच्चा खुद को रेगुलेट करता है। किसके माध्यम से? निजी वाक के माध्यम से। कौन बोला ये बात? वाई ईगोसेंट्रिक है, कुछ नहीं, फालतू बात है, ये तो होगा नहीं। यह उनकी अपनी सोच को विनिमय करने की अक्षमता है, ये है क्या? नहीं, विनिमय करने की कोई बात नहीं है। उनकी समस्या समाधान त्रुटि है, उनकी समस्या समाधान युक्तियां है, नहीं, ये तो और भी नहीं है। उनका पास ये तो और भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि 2 का अंग्रेजी में कुछ और लिया है, इसका इंग्लिश दिखना पड़ेगा। इंग्लिश वर्जन में क्या बोल रहा है? इनेबिलिटी टू रेगुलेट देयर थॉट। हाँ, ये क्या बोला? सुनिए, हेलो, इनेबिलिटी है, एबिलिटी नहीं है। इनेबिलिटी
टू रेगुलेट देयर थॉट, अपने सोच को रेगुलेट करने का है और क्षमता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम पियाजे काट के वाई वर्ड्स की दे दें, यहाँ पे क्या आएगा, एबिलिटी टू रेगुलेट देयर थॉट, है ना। अपने विचार को निर्देशित नियंत्रित करने का तरीका है कौन, प्राइवेट स्पीच, कोई स्पीच निजी वाक किसी को नहीं, वाई वर्ड्स के। लेकिन पियाजे उसका जो उल्टा बोलेगा, तो उल्टा ये बात है ना, 2 नंबर, इनएबिलिटी टू रेगुलेट देयर थॉट, ये होगा आंसर इसका, 2 नंबर होगा। लेकिन इसका फेमस जो कॉल है, वो फेमस कॉल ये है क्या कि ईगो सेंट्रिक है। क्या ये ईगो सेंट्रिक है प्राइवेट स्पीच, किसका, पियाजे का जो थॉट है। क्या 4 होगा भाई, मेटा कॉग्निशन, ये तो भाई, ये तो फिर भूकंप आ जाएगा, जलजला आ जाएगा। मेटा कॉग्निशन, सोच का सोच, बहुत बड़ी बात बोल रहा है वो। यहाँ तो भाई ईगो सेंट्रिक होगा, कैसे होगा, जमीन आसमान का अंतर है। 19-20 तो खैर होगा, ये कभी नहीं होगा। समकालीन सिद्धांत, कौन कालीन, समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं, बोलिए, बुद्धि को क्या करेंगे, समकालीन सिद्धांत जो है किस प्रकार करेंगे। अब है क्या, यहां किसी के अकॉर्डिंग नहीं लिया है, एक दिशीय होगा क्या, नहीं होगा। बुद्धि क्या है, बहुदिशीय, किसके अकॉर्डिंग, हार्वर्ड गार्डनर, बहुदिशीय क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम है, सही बात है। बुद्धि क्या है, हर बच्चा में अलग अलग टाइप्स के, अलग प्रकार के हैं। अनुवांशिकता से न प्रभावित होने वाली क्षमता है, ये गलत बोल रहा है, प्रभावित होता है। अनुवांशिकता बेहतर तो बुद्धि बेहतर, अनुवांशिकता खराब तो बुद्धि खराब। वातावरण ये भी होगा, ये भी गलत है ना। वातावरण अच्छा तो बुद्धि अच्छा, वातावरण माहौल खराब तो बुद्धि भी खराब। क्या होगा आंसर, 2 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, एक अध्यापक अक्सर कहता है कि लड़कियां नृत्य में कुशल होती हैं और लड़के विज्ञान में। ये टीचर किससे ग्रसित है, जेंडर रूढ़िवादिता से है। देखिए अब आपको यहाँ जेंडर पक्षपात भी है, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है। सुनिए दोनों में अंतर क्या है, देखिए सुनिए, जेंडर पक्षपात, जेंडर रूढ़िवादिता। अब यहाँ पर अगर मैं ये सवाल बोलूं, जैसे क्या है कि कोई टीचर ने मतलब कि सिंगिंग कंपटीशन में, है ना, लड़के के जगह लड़की को चुना, ये पक्षपात होगा, है ना। वो जो काम कर रहा है उसके काम में क्या है, पक्षपात है। या फिर अगर हम ये बोले कि कोई टीचर किसी लड़की से सवाल पूछा, लड़की सवाल का जवाब देने की कोशिश कर ही रही थी कि वो सवाल लड़का पर ट्रांसफर कर दिया, वो ये पक्षपात हुआ, है ना, पक्षपात हुआ। लेकिन कोई टीचर ये सोचता है कि नहीं लड़की कैपेबल नहीं, लड़का है, ये सोच, तो वो अब रूढ़िवादिता हो जाएगा। अगर आपका सोच ऐसा है, थॉट ऐसा है, ऐसे आपके जहन में है, तो वो रूढ़िवादी हो गया। लेकिन काम कर रहे हैं आप तो पक्षपाती हो गया। क्या अंतर समझ में आपको, पक्षपाती, कभी कंफ्यूजन हो गया। जब काम करेगा वो तो पक्षपाती वाला होगा, अगर लड़का को प्रेफरेंस दे रहा है पक्षपात कर रहा है ना। या फिर लड़की से बर्तन धुलवा रहा है, पक्षपात कर रहा है वो। लेकिन अगर वो ये सोचता है कि नहीं लड़का जो है ये काम कर, लड़की को बर्तन धोना चाहिए, तो सोच क्या होगा, रूढ़िवादी हो गया। काम क्या होगा उसका, पक्षपाती हो गया। क्या कभी भूलेंगे, हेलो नींद कभी भूलेंगे, असमता, जब दोनों बराबर हो भाई, दोनों बराबर इक्वल, लड़का लड़की क्या इक्वल, कभी होगा नहीं। सशक्तिकरण और मजबूत करना, जेंडर को और मजबूत करना, ठीक है। तो ये हो गया आपको क्या होगा आंसर, 2 नंबर होगा, ठीक है। देखिए हम तो यही बोलेंगे, आप लोग तो आज समझे नहीं है भाई कि भाई सांस अगर कम लेंगे तो आपको शरीर में वीकनेस हो जाएगा। ये बात समझिए आप लोग सब मजाक बोल रहे सर, सांस कम लेंगे ना, अब ऊपर आपको कमजोरी वीकनेस और इससे डिजीज हो जाएगा। नहीं मजाक नहीं बोल रहा मैं, हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत सारी बीमारी हो जाएगा। अब यहाँ कुछ भी क्या कर रहा है, वो पूरा बांधे हुआ, पूरा कस के नाक को, अब नींद ले रहा, क्यों, इसलिए कि आपको सांस मतलब जा ही नहीं रहा था, वो थकान महसूस हो रही है, इसलिए नींद आ रहा है आपको।
उसको भाई क्लास में, मार्केट में तो पूरा 4-5 वो तरह का क्रीम लगा के घूमते हैं, आंख पर चमचम कर रहा है, लिप पॉलिश लगा के घूम रहे हैं पूरा, और उसमें दिखा भी रहे हैं आप, है ना, मार्केटिंग कम कर रहे हैं, दिखा ज्यादा रहे, झटक रहे हैं, क्लासे में आपका ससुर भसुर आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो है, ये यहाँ पर आपको देखिए, लो ये देखिए, पर्दा हमारा कल्चर है ना, पर्दा कल्चर है, लेकिन पर्दा में क्लासरूम में किससे पर्दा, किससे पर्दा, टीचर से पर्दा, किससे पर्दा? अरे क्या ये 5, सुनो लो, यहाँ 5 घंटे बैठ रहे हैं ना, 5 घंटा जब बैठेंगे और जो कम कम जो सांस लेंगे, बीमारी नहीं होगा। आप इतना मेहनत जद्दोजहद कर रहे हैं नौकरी लेने के लिए, और नौकरी लेके खत्म हो जा रहे हैं, उस पैसे को कौन भुगतेगा? या नौकरी ले लिया, आप बीमारे हैं, आप जितना पैसा वहां वो आपको इलाज में खत्म हो रहा है। नहीं, ये सोचने वाली बात है। इसीलिए मास्क को क्या कीजिए, ये आपको ये मास्क को क्या कीजिए, क्लास में नीचे कर लीजिए, ताकि सांस पूरा पूरा ले पाए, है ना, है ना। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इस तरह, विद्यार्थी की सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम, हेलो, विद्यार्थी की सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम, सामाजिक आयाम, पहलू क्या होता है? पहलू, आयाम मतलब, तो सामाजिक आयाम और कौन आयाम? सांस्कृतिक आयाम से संबंधित व्यक्तिगत भिन्नता को संबोधित करने के लिए क्या जरूरी है? सुनिए, जो विद्यार्थी है उसमें अंतर है, सामाजिक एतबार पे ही नहीं, सांस्कृतिक नहीं, हर एतबार पे अंतर है। तो उस अंतर को, उस व्यक्तिगत भिन्नता को संबोधित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? बाल केंद्रित, सही बात है। अगर बाल केंद्रित शिक्षा होगा तो हर बच्चा के अंतर का स्वीकृति होगा, और हर बच्चा के सिखाने के लिए हर एक तरह का स्टेप अपनाया जाएगा। ये अच्छी बात है, यही तो संबोधित कर रहा है, यही तो उसको मतलब बता रहा है। एक कठोर और मानसिक पर चलेगा गलत है, ये गलत है, कठोर ही तो कभी होगा ही नहीं, मानसिक स्टैंडर्ड भी नहीं होगा, नॉन स्टैंडर्ड, जैसा बच्चा वैसा पाठ्यक्रम, उसको बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड बच्चा कैसे हो, हमारा पाठ्यक्रम ऐसे ही रहेगा। मूल्यांकन के योगात्मक तरीकों को लागू करना, योगात्मक नहीं, फॉर्मेटिव, रचनात्मक। योगात्मक के पास तो पास, फेल तो फेल, या सुधार हो रहा क्या? नहीं हो रहा है। विद्यार्थी को उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर अलग अलग नहीं करना है, बल्कि भाई एक बच्चा दूसरे बच्चा का कल्चर को सीखिए, कल्चर को अब सीखिए, ये ठीक है अंतर। तो क्या गलत होगा? 1 नंबर ठीक है, एक ठीक है। अगर अलग अलग समूह में बांटना हटा दिया जाए तो 4 नंबर क्या सही होता है? समूह में बांटना, अलग समूह में बांटना को हटा दिया जाए, कहाँ दिया समूह बांटना? नहीं, ये 4 नंबर का आंसर है ना। हाँ, मतलब कि समूह नहीं, अलग अलग समूह में नहीं। सुनिए, विद्यार्थी को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान की पहचान छोड़ दी है ना, हाँ, विद्यार्थी को उनकी, है ना, मतलब विद्यार्थी का समूह में बांटना, सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर नहीं, ऐसे बांटना, ऐसे समूह में बांट दिए, ठीक है। तो वो समूह बांटे तो उसमें सामाजिक आधार पर नहीं, बल्कि सीखने के, कंपटीशन में बराबर दो आंसर के बराबर होगा या डिफरेंट हो? नहीं तो आपको अगर ये समूह बांटे तो आपको यहाँ से काटना पड़ेगा, सब काटना पड़ेगा। विद्यार्थी को समूह में बांटना, और ये ठीक है, विद्यार्थी को समूह बांट रहे हैं, यहाँ ये नहीं बोला कि भूसकोल वाला समूह, के समूह या संस्कृति वाला समूह बांटे, समूह बांटना अच्छी बात है, चलो बेटा ग्रुप में सीखेगा, अच्छी बात है। हाँ, तो ये बात ठीक है, लेकिन ये बात जो अगर इसको मिटा देते, हटा देते इसको, तो फिर गलत हो जाता है। यहाँ से काटिएगा तो फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ठीक भी होगा ना, अगर ये ठीक भी पॉजिटिव बात भी है, तो भी बेस्ट आंसर ये है। अगर बाल केंद्रित लेंगे, समूह में बांटना ही पड़ेगा, क्रियाकलाप करवाना ही पड़ेगा, बच्चों को उसके हिसाब से पढ़ाना ही पड़ेगा, बच्चों के पास जाना ही पड़ेगा, बच्चे के मान जीवन को अहमियत देना ही पड़ेगा। बाल केंद्र मतलब टोटल ओवरऑल सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 14, कौन द मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा का भावना नहीं, कंपटीशन कभी नहीं होगा, ठीक है। विद्यार्थी में असफलता का डर नहीं, कभी नहीं होगा। विद्यार्थी को सफल और असफल में बांटना नहीं,
ये सफाई मूल्यांकन का मकसद सीधे सीधे है बच्चा के खूबी और खामी को जानना, पता करना और पता लगा के उसके खूबी खामी को ठीक करना, ये मूल्यांकन है। ये क्या बोल रहा है? कंपटीशन जो होगा नहीं। ये क्या बोल रहा है? असफलता डर पैदा करना, होगा नहीं। ये क्या बोल रहा है? सफल असफल में पास फेल करना। अध्ययन प्रक्रिया में विद्यार्थी की प्रगति और चुनौती को समझना कि कितना प्रोग्रेस कर रहा है और उसके प्रोग्रेस में क्या चुनौती है, क्या बाधा है, फिर उसको दूर करेंगे। ये हुआ मूल्यांकन का। क्वेश्चन नंबर कौन? 4। लंबा कौन? 4। आंसर कौन? 4। हाँ बिल्कुल, मानिए दीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो वही करना है भाई। एक अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को कक्षा में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सही बात है। कोई भी टीचर है, बच्चे को कक्षा में सवाल पूछे, इस बात को उसको प्रोत्साहित कीजिए, मोटिवेट कीजिए, अच्छी बात है। लॉजिक सुनिए क्या है कि सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए, अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो ये बात तो सही बोल रहा है। एक टीचर तो क्या है, बच्चा से सवाल में क्लास में सवाल पूछे, अच्छी बात है, ये सही है। और क्या है, सवाल पूछने क्या आता है बच्चा में? क्रिटिकल थिंकिंग आता है, ये भी अच्छी बात है। दोनों अच्छी बात है। अब जब दोनों अच्छी बात है, तब हमको अब नेक्स्ट स्टेप उठाना है कि व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। अगर दोनों में से एक गलत होता तो हमको व्याख्या पर जाना ही नहीं था, लेकिन जब दोनों सही होगा तब तीसरा लाइन है कि अब व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखिए कि सवाल क्यों पूछना चाहिए बच्चों को, ताकि उसमें क्रिटिकल थिंकिंग आए। तो इसका जवाब यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो ये व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। आंसर क्या उसका? एक होगा। क्वेश्चन नंबर, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, वंचित वर्ग से संबंधित विद्यार्थी के सफल समावेश हेतु, मतलब बच्चा कैसा है? पिछड़ा है, दबा है, कुचला है, बिल्कुल अलग है, तो वैसे बच्चों को स्कूल में समावेशित करना है, एडजस्ट करना है, स्कूल में उसको बनाए रखना है हेतु मानकीकृत पाठचर्या को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो यहाँ तो अच्छा बात है, ये बात बोल गया कि वो खत्म कर दे कहानी। इसका मतलब ये हुआ कि व्याख्या नहीं करेगा, है ना। इसका मतलब है कि जहां कोई भी वो गलत हो गया, व्याख्या कभी नहीं करेगा। तो अब आते हैं दूसरा पढ़ते हैं, मानकीकृत पाठचर्या अधिगमकर्ताओं की सभी प्रकार की गतिविधियों को समाहित करता नहीं। ये भी दोनों गलत है ना। ये होगा अमानकीकृत होगा, ठीक है। तो यहाँ भी ओ होना चाहिए। अगर यहाँ पर हेलो, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर हम अमानकीकृत लगा दें, यहाँ पर भी अ लगा दें, तो दोनों सही भी होगा और व्याख्या भी करेगा। क्यों? देखिए, आखिरकार अमानकीकृत पाठ्यक्रम क्यों लागू करने? क्योंकि बच्चा सीखने का ये क्या हेल्पफुल है। तो जैसे हम अमानकीकृत नन स्टैंडर्ड लगा देंगे, ये सही भी हो जाएगा और व्याख्या भी करेगा। जहां हम नन हटा के खाली स्टैंडर्ड कर दिए, ये दोनों गलत होगा और व्याख्या कभी जिंदगी में नहीं करेगा। आंसर क्या है उसका? 4 नंबर होगा। चलिए, समझ में आ रहा है आप लोग को? कोई दिक्कत? मजा आ रहा है आप लोग को? हाँ, निम्न में से कौन सा कारक, निम्न में से कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में बाधक है? बच्चे का समझ क्या हो, विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बाधक है? बिल्कुल बाधक है। बहुसंवेद भाई, कंपटीशन, बच्चों में कंपटीशन करना कि कौन तेज कौन भूसगोल है, कौन कितना नंबर लाता है। अगर मान ले कौन कितना नंबर लाता है, कौन तेज कौन भूसगोल है, अगर ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि एक तो हम समावेशी का उल्लंघन कर रहे हैं, दूसरा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता का उल्लंघन कर रहे हैं। क्योंकि हर बच्चा में सीखने का क्वालिटी अलग होता है, सीखने का स्पीड अलग होता है। हर बच्चा अपने स्पीड सीखेगा, है ना। कोई बच्चा कम नहीं, कोई बच्चा मजबूत नहीं, सब बच्चा का अपना अपना खासियत है। तो कंपटीशन में क्या होता है कि किसी एक बच्चा को कमतर दिखा रहे हैं, और तुलना में यही बात होता है। इसलिए कंपटीशन और कंपैरिजन कभी आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा। बहुसंवेगी मतलब कि ऐसा मेथड या ऐसा कोई जिसमें मल्टीपल सेंस ऑफ ऑर्गन्स का इस्तेमाल हो,
जहां पर देखना भी हो, करना भी हो, सुनना भी हो, भूलना भी हो, ये अच्छी बात है भाई। हाँ? अच्छा, बाधक बोल रहा है, तो बाधक बोल रहा है तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन के लिए ये गलत है, इसलिए कि नेगेटिव का आंसर नेगेटिव है, नेगेटिव तो यही है, ये तो सही लग रहा है। आधारभूत संरचना सुगम है, यानी कि बच्चे के लिए क्या है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन किसमें है, नाम में, आंसर नाम में। बात तो सही है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये होगा, ठीक है, आंसर क्या होगा ये, ठीक है। इस बात का भी ख्याल रखिएगा, जो सबको तो मोस्टली बच्चों को मालूम है, कुछ बच्चों को नहीं मालूम है जो नए हैं। अगर क्वेश्चन नेगेटिव में है तो आंसर भी नेगेटिव में ही देना है आपको, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में है आंसर भी पॉजिटिव में देना है आपको। तो हाँ का आंसर हाँ, ना का आंसर ना, बस यही बात है। बिल्कुल। 18 पठन वैफल्य, यानी कि रीडिंग क्या बोलते हैं इसको, हाँ हाँ, रीडिंग डिसेबिलिटी जो है, इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया, बोलते हैं ना, डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया। तो पठन वैफल्य मतलब रीडिंग डिसेबिलिटी। तो पठन वैफल्य से जूझते विद्यार्थी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है कि उन्हें अक्सर लेख बोध में कठिनाई होगा, क्या होगा, चलिए ठीक है, सुनिए, चलिए इसको पेंडिंग में डाल दीजिए, है ना। ये बात सही है कि डिसलेक्सिया वाला बच्चा को लिखे भी उल्टा, ठीक है, लेकिन इसको पेंडिंग में छोड़ते, इससे कोई बेहतर ऑप्शन है देखिए आगे, वे हमेशा सुस्त होंगे नहीं भाई, वो एक क्या है, एक आपको ऐसा डिजीज है जो हमेशा नहीं रहेगा ना, तो सुस्ती वाले कोई बात ही नहीं है, वो क्या है, खाली अधिगम कठिनाई है, बच्चा एक्टिवली है, जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन वो उसको दिक्कत हो रहा है, ये होगा आंसर, ये नहीं होगा। वे किसी क्षेत्र में प्रतिभावान या कुशल नहीं हो सकते हैं, ऐसा बात है क्या, गलत है, पूछता है कैसे होगा, पिछला बच्चा दिखाई नहीं पड़ रहा है ना, वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा जैसे मान लिए ये मूवी है तारे ज़मीन पर, उसमें क्या था, ईशान अवस्थी को डिसलेक्सिया था लेकिन पेंटिंग में बहुत अच्छा था वो, तो इसका मतलब नहीं भाई कि जो बच्चा किसी भी क्षेत्र में होगा वो खाली एक क्षेत्र में दिक्कत होगा, ओनली किसमें, खाली रीडिंग में, बाद में सब में ठीक होगा, ये तो सही बोल रहा, नहीं बोल रहा सही, कि वे किसी क्षेत्र में प्रतिभा में कुशल नहीं होगा, गलत बोल रहा है, उनका बुद्धि स्तर हमेशा समान से ऊपर होगा, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा भी कोई बात नहीं है। तो आप देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है, उन्हें अक्सर लेख बोध में कठिनाई होगा, ठीक है, चलिए इसमें आते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, दे ऑफन फेस डिफिकल्टी इन टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन, हाँ यही तो बोल रहा है, टेक्स्ट लिखा हुआ को समझने में, ये बोल रहा है, अंग्रेजी ना ये क्या क्लियर करता है, टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसको समझने में, वही तो बात बोल रहा है भाई कि पढ़ने में, तो ये लिखे हुआ ना भाई, इसे लिखा हुआ इसी को समझने में, तो लिखा हुआ समझने में, ये खाली कंफ्यूज कर रहा है और कुछ नहीं है, तो लिखा हुआ समझने मतलब वही डिसलेक्सिया ही हो गया, लिखने में दिक्कत नहीं बोल रहा, लिखा हुआ बात में दिक्कत है, तो वही पढ़ने में होगा बात, अंतर क्या है उसका, 1 नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, आवेगशीलता, इम्पल्सिटी, आवेगशीलता, ध्यान न दे पाना, अव्यवस्थित रहना, निम्न में से किस विकार के सापेक्ष पहचान लक्षण है, ए बी एस डी, यही तो आंसर, यही तो है। यहाँ क्या होगा, जिस बच्चे को एडी जो बच्चा आवेगशील होगा, चंचल होगा, टिक के बैठेगा नहीं, कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा, वही सब बात बोल रहा है। सॉलिड क्या होगा, ASD, भीतर घुसना, घर घुसना, आंख चुरा के बात करना। पठन वैकल्य मतलब पढ़ने में दिक्कत, दृष्टि वाली कोई बीमारी नहीं, बल्कि ये परमानेंट ये है, वो आप उसको कोई अब इसका इलाज नहीं है, बस पढ़ाने का तरीका चेंज करना पड़ेगा आपको, ब्रेल लिपि। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी के विशिष्ट अधिगम कठिनाई को पहचानने का व्यायाम है, व्यायाम कौन है,
अगर आप चाहते हैं कि बच्चा में कोई कठिनाई है, उस कठिनाई को पहचानना है ना, तो उसको पहचानने के लिए आप आईक्यू टेस्ट लीजिएगा। आईक्यू टेस्ट तो भाई जानने के लिए आईक्यू लेवल क्या है, आईक्यू कितना है इसका, लेकिन कठिनाई क्या है इससे आप आईक्यू से पता नहीं चल सकता, आईक्यू से पता नहीं चलेगा। बहुविकल्पी वाले सवाल पर आधारित, ये बात फिर क्या होगा, आपको अंतर मालूम नहीं होगा, क्या अंतर मालूम नहीं होगा। बहुविकल्पी भाई आम बात हो गया, आपको कठिनाई का पता करना है, इससे आपको मालूम नहीं होगा, ठीक है। बहुविकल्प से ये होगा कि चलो बच्चा सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा, लेकिन क्यों नहीं दे पा रहा, क्यों सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा, इसके लिए आपको केस स्टडी करना पड़ेगा। साल के अंत में इधर पास तो पास, फेल तो फेल, ये भी गलत है। क्या होगा समझे, देखिए इसका एग्जाम्पल आप देखिए कि तारे जमीन पे एक मूवी है जहां पर ईशान अवस्थी को कोई डिजीज होता है, कुछ दिक्कत होता है, तो आमिर खान देखता है क्या कि जब हम क्लास में कोई नाच करवाए थे या कुछ भी करवा रहे हैं, एक बच्चा जो वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये बात देखा, और वो बच्चा से वो पूछा ही बहुत बार, लेकिन वो जवाब नहीं दिया, तो क्या करते वो, फिर दूसरी सुबह को आमिर खान उठते हैं, अपना बैग लेते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, चल जाते कहाँ, ईशान अवस्थी के घर, गांव, वहां जाता है, उनके घर में, उनके घर के लोग से पता करता, पूछता है, फिर जाके स्कूल जाते हैं जहाँ वो पढ़ता था, उस स्कूल के टीचर से पूछते हैं, फिर कॉपी पलटते हैं, ये सब क्या था, सब केस स्टडी है। फिर उसको मालूम होता है कि अरे बच्चा को डिसलेक्सिया है, और लोग इतना इसको टॉर्चर किया है कि वो जो है अब अपने आप को कमतर महसूस कर रहा है, वो पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है। तो आमिर खान वहां से स्कूल से आया, यहाँ आया, यहाँ फैमिली से मिला, उसके पुराने स्कूल गया, दोस्त यार से मिला, ये सब क्या था, सब केस, तब ना उसको मालूम हुआ कि डिसलेक्सिया इसको, तब उसको वहां इलाज करवाया, ये केस स्टडी होगा, ठीक है। पूरा बायोडाटा, पूरा जांच पड़ताल, इसी बोलते केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन का ट्रैक है, बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखता है, कैसे सीखेगा, विषय वस्तु को रट करके, कभी नहीं, अपने आस पास की वस्तु और व्यक्तियों के से परस्पर के द्वारा से बता, अपने आस पास वस्तु या व्यक्ति से पारस्परिकता के थ्रू, उसे क्रियाकलाप के थ्रू, उसमें फील मिल के थ्रू, ये ठीक है, अच्छी बात है। दंड कभी नहीं, अध्यापित निष्क्रिय रूप से कभी नहीं, सक्रिय रूप से होगा। क्या क्वेश्चन सर, दो होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का निम्नलिखित कौन सा शिक्षार्थी का अधिगम में लगाव को बढ़ाता है, कौन ऑप्शन जो बताएगा कि विद्यार्थी का सीखने में क्या लगाव बढ़ रहा है। नंबर 1, विद्यार्थी द्वारा स्वनियमन, स्वनियमन का अंग्रेजी क्या दिया है आपको, हाँ सेफ रेगुलेशन, जहां क्या रेगुलेशन लो, जहां पर बच्चा खुद अपना रूल्स नियम बनाएगा, तो इसका मतलब है कि वो अपने अकॉर्डिंग बनाएगा, तो वहां पे बच्चा उससे जुड़ेगा, सीखने में बेहतर होगा, ये अच्छी बात है। विद्यार्थी का योग्यता के प्रति सतत स्थिर दृष्टिकोण, ये तो कभी नहीं होगा, क्योंकि अब बताए थे आपको, है ना, इंटिटिव व्यू ऑफ एबिलिटी क्या होगा, नेगेटिव होता है, ये तो होगा ही नहीं, है ना। विद्यार्थी, अध्यापक की विद्यार्थी के प्रति निम्न अपेक्षा, मतलब कि टीचर को विद्यार्थी को अपेक्षा है ही नहीं, जब आपको किसी से उम्मीद ही नहीं है, वो परफॉर्म करेगा, नहीं करेगा। उनके संदर्भ से वियोजित विषय वस्तु प्रस्तुत करना, प्रेजेंटिंग कंटेंट विच इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देयर कंटेक्स्ट, यानी कि जो जहां का बच्चा रह रहा है वहां से उसका कोई, हाँ वियोजित, वही तो याद क्या डिस्कनेक्टेड लिखा हुआ है, मतलब कि बच्चे के माहौल से नहीं, उसके माहौल से अलग किसी और माहौल से, तो बच्चा वहां अपने आप को क्या सीखना महसूस करेगा, नहीं करेगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका 1 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थी के स्वयं पहल करने और अध्यापक के संतुलन सुसाध पर बल देता है, व्यवहारवाद कभी नहीं, व्यवहारवाद कभी नहीं होगा, अनुकरण नकल कभी नहीं, प्रतिपादक शिक्षण ये भी नहीं होगा, क्या होगा, सामाजिक संचारवाद, ठीक है, क्या होगा, सामाजिक संचारवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर
24। टाइम तो सही लग रहा है, लेकिन मसला है कि लेट से आए ना, 1 घंटा लेट से आए। और 1 घंटा पहले आगे होते हैं तो 10-9 बजे क्लास खत्म होता। क्या बोले? हाँ, कुछ बोलेगा? क्या बोले? कहा नहीं पढ़ाएंगे? अरे भाई पूरा पूरा कौन रहा? एक संरचनावादी कक्षा में, कैसा कक्षा में? यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे अवसर पैदा किए। हेलो, क्लास कैसा है? संरचनावादी है। और इस क्लास में ऐसे अवसर पैदा करना है जिससे विद्यार्थी में समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल के विकास में मदद मिले। सही बात है, अच्छी बात बोल रहा है। अब देखते हैं ये सही है कि नहीं है, उसके बाद फिर देखेंगे क्या तर्क या इसका व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनरुत्थान है नहीं। सार्थक अधिगम क्या होगा? ये खोज होगा, रिसर्च होगा, वो होगा। ये क्या बन रहा है? ज्यों का त्यों ज्ञान को मतलब कि फिर से रिपीट कर देना, ये गलत है। जब ये सही है ये गलत है, व्याख्या कोई बात ही नहीं आता है, कोई सवाल ही नहीं आ पड़ता। अर्थ क्या उसका? एक सही और आर गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। त्रुटि मतलब गलती अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका निभाता है। अगर गलती करेगा तो आप ठीक कीजिएगा, तब बच्चा के जहन को पहचान पाइएगा, तो ये अच्छी बात है। केवल नकारात्मक हटा दीजिए, केवल विद्यार्थी हटा दे, केवल तो गलती होता है, क्या पढ़ना चाहिए। अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जाती है ताकि अधिगम कमियों को समझा सके। जैसे ये है सबसे लंबा कौन? 4। आंसर कौन? 4। क्वेश्चन नंबर 26। संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या सुना इत्यादि है। मतलब कि संज्ञान का ये कौशल है ना भाई, ये क्या इसका स्किल, सोचना, विचारना, रिसर्च करना, खोज करना, तो इत्यादि है। पर व्यक्ति की भावात्मक स्थिति का कोई असर नहीं होता है। यानी कि इत्यादि पर, यानी कि चाहे ध्यान हो या स्मृति हो, समस्या हो, इस पर जो है व्यक्ति की भावना को असर नहीं पड़ता है, पड़ता असर, तो बोल रहा है। यानी कि इन पर सकारात्मक भावों द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। सकारात्मक भाव के द्वारा, भाई सकारात्मक भाव नकारात्मक कैसे हुआ? जब आपको सकारात्मक भाव है तो नकारात्मक होगा, वो पॉजिटिव ही होगा। नकारात्मक का नकारात्मक पड़ेगा, सकारात्मक का सकारात्मक ही पड़ेगा। नकारात्मक भाव द्वारा सकारात्मक ये होगा क्या? नहीं। देखिए नेगेटिव एस्पेक्ट का नेगेटिव असर पड़ेगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट का पॉजिटिव असर पड़ेगा, ठीक है। पर व्यक्ति की भावात्मक स्थिति पर गहरा, सही बात है, गहरा असर पड़ता है, ठीक है। अंत क्या उसका 4 नंबर होगा। 25 के बाद थोड़ा ज्यादा हाँ क्या खत्म होने वाला है भाई, लगता है मुंह दर्द करता है तो और बोलना पड़ेगा। कल दुआ मांग जाएंगे, बोले नहीं, खाली आमीन आमीन करेंगे, उसमें कुछ नहीं बोलेगा। कल नहीं नोटिस, कल जो दुआ मांगेंगे ये सब बच्चा रिजल्ट हो जाए। चलिए आप लोग अपना रो मांगे, क्योंकि हमको तो रोना आता ही नहीं है, तो रो मांगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापिका को सुनिए, एक अध्यापिका को विद्यार्थी को सीखने के लिए क्यों अभिप्रेरित करनी चाहिए? कोई टीचर है वो बच्चे को सीखने के लिए क्यों मोटिवेट करेंगे? तुम सीखो क्यों करें मोटिवेट? दूसरे को ऊपर श्रेष्ठता पाने के लिए, ताकि तुम उससे बेहतर बन सको? नहीं। मूर्त पुरस्कार जैसे नगद इनाम, इसके लिए नहीं। संपर्क समझ पड़, हाँ ये ज्यादा अच्छा बात बोल रहा है। अध्यापिका और माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए नहीं, ये बात नहीं। बेहतर क्या आंसर? चलिए क्वेश्चन नंबर
सुनिए, दम आया ना। निम्न अभिलक्षणों का कौन सा युग विद्यार्थी की समस्या समझने क्षमता को सकारात्मक रूप से बढ़ाता है? तो आप बताए थे रिस्पॉन्स सेट गलत है, मेटाकॉग्निशन सही है। तो एक गलत एक सही गलत होगा। देखिए, गलत 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 ही होगा, गलत सही भी गलत होगा, सिर्फ सही 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 होगा, समझ रहे हैं, है ना? तो इसीलिए आप कितना भी सही है, हल्का सा कोई गलती हुआ वह गलत है। जिस तरह से दूध 5 केजी हो कि 50 केजी हो, नींबू का एक बूंद ही काफी है उसको फाड़ने के लिए, क्या? वही बात यहाँ भी है। अब है एनालॉजिकल थिंकिंग, ये तो ठीक है, लेकिन फंक्शनल फिटनेस ये गलत है। एक ही तरह से सोचना गलत है। ये रिस्पॉन्स सेट गलत है और कन्वर्जेंट सही है। रिस्पॉन्स सेट मतलब कहने मतलब ये जी हेलो, ये अनुक्रिया मतलब कि हेलो, ठीक 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 है। इसका मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्स सेट मतलब, रिस्पॉन्स सेट यानी क्या है? अनुक्रिया समझ। इसका मतलब होता है कि जो समस्या का समाधान अभी आप निकाल रहे हैं ना, इससे पहले जो काम किए थे ना, सेम टू सेम वही काम निकाल रहे हैं, सेम वही चीज अपना रहे हैं। तो इनसे पहले जो काम किए सेम वही तरीका इस समस्या में भी निकाल रहे हैं समाधान में। क्या निकलेगा? नहीं, आपको अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। और फंक्शनल फिक्स मतलब कि इस समस्या से आप एक ही तरीका से निकाल रहे हैं, कोई एक नियम कर इसी से किसी एक तरीका से निकलेगा नहीं, आपको डिफरेंट तरीका करना पड़ेगा। और कन्वर्जेंट मतलब लिमिटेड सोच, लिमिटेड सोच से आपका समस्या का समाधान निकलेगा अनलिमिटेड। इसीलिए क्या होगा? डाइवर्जेंट, आउट ऑफ द बॉक्स, और मीटर सोच का सोच। बेहतर अर्थ क्या है? 4 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 उनका 30 यानी के सेकंड लास्ट। निम्न क्वेश्चन दिख रहा है, निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है? बाधक बनेगा बैठने की अनमन योजना नहीं, बैठने का फ्लेक्सिबल। अच्छा क्या दिया? अच्छा रिजिड दिया ना। अच्छा अच्छा, हाँ और नम, हाँ ये गलत है, यानी कि फ्लेक्सिबल ठीक होगा क्या? लेकिन बोल रहा है क्या? अन मतलब फिक्स। तो अगर आप हमेशा एक ही जगह बैठेंगे सही तरीका, इसीलिए बोलते चेंज होते रहिए, हमेशा एक ही जगह बच्चा बैठता रहेगा। देख रहे हैं पढ़ते थे आप ये भी कीजिए। हाँ, कोर्स में पहली लड़की, दोनों लड़की कोर्स में हमेशा ही बैठती, उसके फिर वहां गई, वहां से ऐसे आते 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 अभी कॉल यहाँ चली आएगी। ठीक है, जानकारी प्रस्तुत के विभिन्न तरीके हैं, सही है। हाँ वही तो ठीक है, विविधता के प्रति सम्मान ठीक है, संसाधन ठीक है। तो क्वेश्चन किसमें है? नेगेटिव में। ना का आंसर आंसर क्या उसका? 1 नंबर। चलिए लास्ट बॉल फास्ट में, लास्ट बॉल बोलिए इसका आंसर क्या होगा? 4। जाइए हो गए।